मैं यही बताना चाहता हूं कि ये 1994 में शिबू सोरेन जी और इनके दो अन्य सांसद बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से साबित हो गए कि पैसा लिया था। इवन जिस अकाउंट में पैसा लिया था वो अकाउंट तक बरामद हो गया जिसमें कि 1 करोड़ रुपया डाला गया था। उसी प्रकार 1997 में वो जेल चले गए। भाई मुझे समझ में नहीं आता है कि जो लोग 30 बरस पहले और 26-27 बरस पहले जेल चले गए, साबित होकर, दोषी साबित होकर न्यायालय के द्वारा, वो आज कहते हैं 2014 के बाद ये सब कुछ किया जा रहा है। साहब ये तो उनकी फितरत है और मामले भी 15-15 साल पुराने हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये भारत की राजनीति के दो सबसे बड़े उदाहरण हैं भ्रष्टाचार के, विच इज प्रूवन बाय द कोर्ट। और आज ये लोग ऐसा कह रहे हैं। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मैं गंभीरता से बात कहता हूं, रामकृपाल जी भी समझेंगे और मैं पंकज जी से भी अनुरोध करूंगा वो भी समझें। आज सिर्फ ये 1C करप्शन का नहीं है, ये चुनौती के जिसमें करप्शन, कास्टिज्म, क्रिमिनलाइजेशन और कम्युनल पॉलिटिक्स, ये चारों सी आपस में जुड़ जाते हैं। मेन है करप्शन, फिर जरूरत पड़ने पे उसको कास्ट का कवर दे दो, फिर जरूरत पड़ने पे कम्युनल कवर दे दो और जरूरत पड़ने पे क्रिमिनल कवर दे दो। इसीलिए देखिए अनेक बार क्या होता है, उस समय मुझे याद है शिबू सोरेन जी के ऊपर जब ये हुआ था तो उन्होंने ओपनली बोला था मीडिया में, हाँ क्या हुआ, मैंने 1 करोड़ रुपया ले लिया तो क्या दिल्ली में बड़का बड़का आदमी 100-100 करोड़ ले लेता, उसका कुछ नहीं होता, मैं सीधा साधा आदमी, मेरे पीछे पड़ गए। मायावती जी उसको यूटिलाइज करती थी उस जमाने में। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में देखिए तो आजम खां पे कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि कम्युनल एंगल आ जाता था। तो अगर भारत की राजनीति में ईमानदारी से इस अमृत काल में जितने विषय है उनको निकालना है तो भ्रष्टाचार का किन किन चीजों से ढाल बनाई जाती है वो भी बताने की जरूरत है। और मुझे सबसे अधिक तो आश्चर्य होता है आम आदमी पार्टी के बारे में, जो ये कहती थी कि आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए। जो लोग कांग्रेस पार्टी को करप्ट बताते हुए नहीं आघाते थे वो आज उनका बचाव करते हुए नहीं आघाते हैं। यह दर्शाता है कि 11 वर्ष में वक्त कितना बदल जाता है। यही मुझे लग रहा था कि आपको रामकृपाल जी 2 बार याद आ गए, पंकज जी भी 1 बार याद आ गए, आपको संजीव झा जी याद नहीं। संजीव जी, ये सब करप्शन पे आखिरकार ये विपक्ष का स्टैंड है कि आप तो अभी भी इंडिया लाए, आजकल तो आप कांग्रेस के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इलेक्शन हारने के बाद। संजीव जी, जिसके नेता को आप इलेक्शन में हराते हैं ना, दिल्ली में जिस पार्टी को आपने हराया है, सरकार बनाई, उसी के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है आजकल आम आदमी पार्टी की। लेकिन आप लोगों का स्टैंड क्या है करप्शन पे? संजीव जी, देखिए हेमंत की बड़ी चर्चा हो रही है और दोनों हेमंत पे करप्शन के चार्ज थे। एक है हेमंत बिश्वा और दूसरे हैं हेमंत सोरेन। हेमंत बिश्वा ने चूंकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो करप्शन का केस भी गायब हो गया और वो मुख्यमंत्री बन गए भारतीय जनता पार्टी से असम का। लेकिन दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने चूंकि इनकी झेंकरी को स्वीकार नहीं किया तो आज वो जेल में हैं। और बात केवल हेमंत सोरेन की नहीं है, ऐसे एक एक कर नेता जो इनको आंख में आंख डालकर चुनौती डाल रहा है उसको वो जेल में बंद कर रहे हैं। इसका मतलब ये हताश हैं। अगर इनका करप्शन से लेना बताइए, सतपाल मलिक को भूल गए होंगे अभी सुधांशु जी। सतपाल मलिक जी ने कहा था जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री के निजी लोग आकर के खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि देश का सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री गोवा का मुख्यमंत्री है। 40% कमीशन की सरकार कर्नाटका में कहा गया। अदानी के खिलाफ कई लोगों ने शिकायत करी, संजय सिंह जी ने शिकायत करी, संजय सिंह तो जेल में है, अदानी तो कोई ईडी सीबीआई नहीं पहुंच पाई। तो भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। इनकी कोशिश बस इतनी है कि किसी तरह से हम डराए ताकि हमारी अधीनता स्वीकार कर ले। एक बात आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी एक एक कर जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है सबको इन्होंने खत्म कर दिया। आज ईडी हो या सीबीआई, कोई इंडिपेंडेंट जांच इकाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विंग की तरह काम कर रहे हैं। ये तो डकैत लोग हैं। देखा ना किस तरह से चंडीगढ़ में डकैती किए हैं। बैलेट की डकैती तो भारतीय जनता पार्टी करती है, जाकर के विधायकों की लूट का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। किस तरह से महाराष्ट्र सरकार बनी, विधायकों को लूट लिया इन्होंने, गोवा विधायकों को लूट लिया। अब विधायकों पर नजर इनकी झारखंड पे आप जेब करके भाई 81 के विधानसभा में 48 का अगर बहुमत हो तो सरकार बननी चाहिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज वहां पे ना तो राष्ट्रीय शासन है ना विधान से कोई लेना देना नहीं है, डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है और आज जिसके पास बहुमत है उसे शपथ नहीं दिला रहे। अभी देखा आपने बिहार में पलट गए, पलटू राम आए, शपथ हो गया, लेकिन झारखंड में नहीं हो रहा है। ये डकैत लोग हैं, डकैती कर रहे हैं। डकैत से मिले, बैलेट का, विधायकों का नहीं। आप कभी किसी डकैत से मिले? सुधांशु जी आ रहा हूं, पूरे रिलैक्स आ रहा हूं सुधांशु। देखिए मैं आता हूं, देखिए ना, मैं आता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। आजकल नहीं, जब हम छोटे होते थे ना, सुनिए जब हम छोटे होते थे 20-22 साल पहले तो डकैत वाज अ रियलिटी। सुनिए संजीव झा जी, डकैत क्या होते हैं पहले समझ लीजिएगा। आप विधायक हैं, सुनिए संजीव जी, करप्शन करके जब एक्शन होगा तो चौकीदार को ही बोलिएगा डकैत, तो कैसे चलेगा? जनता देख रही है। आप इलेक्शन में गए थे छत्तीसगढ़, जनता ने आपको जवाब दिया। 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 सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। मल्टी ऑन एयर नाउ, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। काका साहब आ रहे हैं। थैंक यू। संजीव झा जी ने, देखिए झा साहब ने भावनात्मक आवेग में जाकर बहुत डकैत बोला। मान्यवर 10 उन्मूलन 1980 के दशक में हुआ था। डकैत की राजनीति में सबसे बड़ा बकैत है तो आम आदमी पार्टी है। बताइए, अभी तो इन्होंने बकैती है कि इन्होंने कहा भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं। छत्तीसगढ़ में जाके कहा कि साहब भूपेश बघेल से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है, कांग्रेस के साथ रहना है।
आजा सुनिए। और कांग्रेस ये कहती है कि जो शराब घोटाला है उसमें आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, मगर दोनों साथ है। अब बकैती क्या होती है मैं बताता हूं। बकैती ये होती है कि शरद पवार जी के पास इतना आउटसाइडर है, लालू प्रसाद जी के खिलाफ जितना पैसा है, मुलायम सिंह जी के पास इतना पैसा है, और अब जाके दंडवत हो जाते हैं। बकैती ये होती है कि पहले आरोप लगाते हैं कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी से लेके भाजपा के नेता स्वर्गीय अरुण जेटली जी और नितिन गडकरी जी के, फिर जाके अदालत में माफी मांग लेते हैं कि नहीं हमारे पास कोई सबूत नहीं थे, हमने ऐसे ही बोल दिया था। इसलिए मैं कह रहा हूं जनाब, डकैती भूल जाइए। बकैती आपकी जनता बहुत अच्छी तरीके से देख रही है और उसे समझ में आ रहा। मैं एक टेक्निकल बात करें, देखिए जहां तक सदन में बहुमत सिद्ध करने की बात होती है तो 1994 में एसआर बोमई केस के बाद एक सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर ले डाउन कर दिया। आपको याद हो, उसको सबसे पहले राष्ट्रपति के आर नारायण ने 1998 में जब हम लोगों की अटल जी के नेतृत्व में सरकार आई थी, याद करिए जयललिता जी के पास 27 सांसद थे। राष्ट्रपति ने कहा ऐसे नहीं मानेंगे, हमें वेरीफाइड सत्यापित लेटर चाहिए और हम वेरीफाई करेंगे कि क्या हुआ। और आपको याद हो कुछ दिन तक सरकार का गठन अटका रहा था। उसके बाद मैं समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि बैठे याद दिलाना चाहता हूं, 2002 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में सपा सबसे बड़ी पार्टी थी 143। उसके बाद मुलायम सिंह जी गए तो राष्ट्रपति थे, राज्यपाल थे विश्वकांत शास्त्री, जिन्होंने कहा नहीं साहब 203 की सूची वेरीफाइड दिखाइए। अगर वेरीफाइड होती है ना तो मैं याद दिलाना चाहता हूं तब हैदराबाद जाने की जरूरत नहीं पड़ती। 2005 में अर्जुन मुंडा जी की सरकार को सिप्ते रजी कांग्रेस के सरकार थी, उनके राज्यपाल थे, उन्होंने नहीं दिया था, हमने आकर राष्ट्रपति भवन में परेड करा दी थी और बाकायदा हलफनामे के साथ उनका लेटर भी देखो भाई हमारे साथ खड़े। मगर अगर नहीं है और आप कहेंगे कि 48 हैं तो मानी हुई बात है, जो प्रेसिडेंस 1998 में राष्ट्रपति के आर नारायण रख गए हैं, जो एसआर बोमई केस के रूलिंग के सुप्रीम कोर्ट के अनुरूप है, उसके अनुरूप आपको स्थापित करना पड़ेगा। इसीलिए राज्यपाल कहता है कि मुझे वेरीफाई होने के बाद ही हम इस बात को लिखेंगे, आप किसी का भी समर्थन लिख देते हो। और ऐसे कई बार हुआ है कि बाद में विधायकों ने कहा नहीं साहब हम साथ में नहीं थे, हमारे तो सिग्नेचर नहीं थे, या हमसे कोरे, और जबकि मीडिया में रिपोर्ट आई है कि कोरे कागज पर साइन करवाया गया है। तो अब ये भी नहीं पता है कि